जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। जी हाँ, एक एक करके पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं कॉमेंट में ज़रूर लिखिए। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA के सांसदों के साथ एक खास मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान PM मोदी ने सांसदों को चुनाव में जीत का मंत्र भी दिया। सूत्रों के अनुसार PM मोदी ने इस मुलाकात के दौरान सभी सांसदों से कहा है कि वे गरीबों के लिए काम करें। साथ ही उन्होंने आने वाले समय में दक्षिण भारत के राज्यों पर भी फोकस करने को कहा है। सूत्रों के अनुसार PM मोदी इस दौरान कहा है कि विपक्ष की रेवड़ी संस्कृति की वजह से देश को बहुत नुकसान हो रहा है। अदानी समूह ने गुजरात सिंध सांधी इंडस्ट्री को पूर्ण नगद सौदे में अधिकृत किया है। कंपनी का उद्यम मूल्य करोड़ों रुपये है, 5,05,000 करोड़ रुपए। कंपनी के एक बयान के अनुसार अंबुजा सीमेंट प्रवर्तकों को सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 14.66 करोड़ शेयर हासिल करने के लिए 300 करोड़ रुपए का अंतर कॉर्पोरेट जमा करेगी, जो कुल शेयर धारिता का 56.74% है। सीमेंट प्रमुख कंपनी अल्पांश शेयरधारकों की 26% हिस्सेदारी या कंपनी के 6.71 से अधिक शेयरों के लिए 114.22 रुपये प्रति शेयर खुलेगी। बिहार सरकार की जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। दरअसल इस याचिका में पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को कराने को सही बताया था और कहा है कि इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मंगलवार को दिए बयान पर विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। शहबाज शरीफ ने भारत से वार्ता बहाल करने की इच्छा जताई थी। शहबाज ने कहा था कि दोनों देश तब तक यहां पे सामान्य रूप से नजर नहीं आ रहे हैं। हरियाणा में हो रही नौ हिंसा और उसके बाद के हालात को लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जी मीडिया से बातचीत की। नौ में हुए साइबर थाने में हमले को लेकर उन्होंने कहा है कि इस थाने पर साइबर क्रिमिनल द्वारा जानबूझकर हमला किया गया। उन्होंने कहा है कि यह जांच का विषय है, इसमें जो भी दोषी होगा उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आयोजकों द्वारा प्रशासन को यात्रा की पूरी जानकारी न देने और अपने बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आयोजकों ने प्रशासन को जो भी जानकारी दी होगी वह प्रशासन के पास लिखित में होगी। दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक पर गुरुवार को लोकसभा में चर्चा शुरू हुई। इस दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी की पार्टी YS कांग्रेस ने कहा है कि वो विधेयक के पक्ष में है। इसको लेकर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने YSR कांग्रेस को निशाने पर लिया। हरियाणा में हिंसा भड़कने के बाद से पुलिस हाई अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। सभी संवेदनशील जगहों पर कड़ी निगरानी की जा रही। किसी भी वजह से हिंसा दोबारा ना भड़के, इसलिए सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। और आपको बता दें कि गुरुग्राम इमाम संगठन ने सख्त कदम उठाया है। इमाम संगठन के चीफ ने गुरुवार को कहा, गुरुग्राम में 4 अगस्त को खुले में नमाज नहीं होगी और ना ही कोई मस्जिद आएगा। सभी लोग घर से नमाज अदा करेंगे, किसी तरह से माहौल खराब ना हो। वेस्ट इंडीज के दौरे पर भारतीय टीम टेस्ट के वनडे सीरीज को अपने नाम करने के बाद 3 अगस्त को मेजबान टीम के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। त्रिनादन ब्रायन लॉरा स्टेडियम में खेला जाने वाला मैच का पहला T20 मुकाबला टीम इंडिया की तरफ से खेला जा रहा है और भारतीय टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 200वां T20 मुकाबला होगा। भारत के लिए T20 फॉर्मेट में अब तक बल्लेबाज में सिर्फ एक खिलाड़ी का दबदबा देखने को मिला और वह है विराट कोहली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पेश किया है। लोकसभा में विपक्ष के सांसदों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को पटल पर रखा। हालांकि इस बिल को विपक्षी सांसदों ने लोगों के निजी अधिकारों पर हमला बताया। डिजिटल पोर्टल पर एक बार फिर से प्रोटेक्शन बिल 2023 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इसका विरोध किया। पाकिस्तान से अपने PUBG प्रेमी के लिए 4 बच्चों को लेकर भारत पहुंची सीमा हैदर का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर है। सीमा हैदर नोएडा में अपने प्रेमी सचिन मीना के साथ रह रही है। सीमा पर पाकिस्तानी जासूस तक के आरोप लगे। किसी ने प्यार की दीवानी कहा तो किसी ने कुछ। अब खबर आ रही कि सीमा हैदर 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसदी का चुनाव लड़ सकती है। रिपोर्ट है कि सीमा को NDA के सहयोगी दल और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से ऑफर मिला है। यह जानकारी भी सामने आई कि सीमा हैदर ने प्रपोजल स्वीकार कर लिया है।
मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी अपतटीय क्षेत्र खनिज कानून संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया है। मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी सांसदों के बहिर्गमन के बीच इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया है। अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। इस विधेयक में अपतटीय खनिजों के लिए एक निश्चित 50 वर्षीय उत्पादन पट्टा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। बीजेपी झारखंड में महाजनसंपर्क अभियान में 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज झारखंड में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे। वहीं विपक्ष भी एकजुट होकर 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए कमर कस ली है। दरअसल झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन पार्टी के नेताओं के साथ 2024 के लिए चुनावी रणनीति तैयार कर चुके। वहीं कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे अपने नेताओं के साथ चुनावी तैयारी पर चर्चा कर रहे हैं। राज्यसभा में टीएमसी के नेता ड्रेक ओब्रायन के बयान ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी सहयोगी के टेंशन बढ़ा दी। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में 11:13 बजे डेरेक ने बिना किसी को बताए अपनी मर्जी से चर्चा के लिए तैयार होने की बात कर दी, जबकि विपक्ष लगातार नियम 267 के तहत चर्चा करने के लिए अड़ा हुआ है। इसके बाद चेयरमैन ने भी चर्चा के लिए ज़्यादा वक्त देने की बात कही और पीयूष गोयल ने ड्रेक का धन्यवाद भी कर दिया। हालांकि ड्रेक की बात सुनकर सहयोगी मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी नेता हैरत में पड़ गए। नूह मेवात हिंसा के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मीडिया के बयान देते हैं, राजस्थान पुलिस की हर संभव मदद करेंगे, लेकिन जब हमारी पुलिस नासिर जुनैद हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने गई तो हरियाणा पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया। इसके विपरीत राजस्थान पुलिस पर FIR दर्ज कर ली गई। मणिपुर पर संसद में जारी हंगामे के बीच नारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई से दूरी बना ली थी, लेकिन आज उन्होंने सदन की कार्रवाई का संचालन किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने गुरुवार को उनसे मुलाकात कर सदन में लौटने की अपील की थी। इतना ही नहीं, सांसदों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखेंगे। इसके बाद ओम बिरला अपने आसन पर लौटने के लिए तैयार हो गए। दरअसल संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन दोनों सदनों में मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामा जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने संसदीय कार्रवाई बार बार ठप हो रही है। मानसून सत्र के दौरान दिल्ली सेवा बिल पर संसद में चर्चा हो रही। चर्चा के बाद इस पर वोटिंग होगी। बता दें कि बुधवार को भी इस बिल को लेकर दोनों ही सदन में चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। सांसद के बर्ताव से नाराज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 2 बजे सदन में आने को तैयार हुए। वे 11 बजे कार्रवाई शुरू होते वक्त सदन में नहीं आए। उनका कहना था कि सांसद सदन की मर्यादा का पालन नहीं कर रहे। दिल्ली सेवा बिल के लिए बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है और आज सदन में मौजूद रहने को कहा। इस बिल को मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया था। दिल्ली सेवा बिल पर सरकार को YSR, कांग्रेस, BJD और TDP का भी समर्थन मिल चुका है। दक्षिण कन्नड़ के 6 सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राज्य इकाई के अध्यक्ष नालिन कुमार कातिल ने बृहस्पतिवार को एक बयान में केंद्र सरकार के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मंगलुरु जंक्शन रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर अपग्रेड करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी नींव रखेंगे। स्टेशन के उन्नयन की पहल को लेकर कातिल ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी धन्यवाद दिया और उन्हें याद किया कि उनके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 23-24 के बजट भाषण में घोषणा की थी कि दक्षिण कन्नड़ जिले में मंगलुरु जंक्शन, बेंगलुरु स्टेशन और बंटवाल सुब्रमण्यम रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उन्नत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों NDA सांसदों की बैठक को संबोधित कर रहे हैं। उसी कड़ी में गुरुवार को यूपी के काशी गोरखपुर अवध क्षेत्र के NDA सांसदों की बैठक में जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सांसदों से ज़्यादा जनता के बीच रहने और अपनी सरकार के कामों को प्रचार करने की सलाह दी है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राम मंदिर बनाना और आर्टिकल 370 हटाना हमारे विचारधारा से जुड़े मुद्दे हैं, लेकिन इनसे वोट नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा, वोट हमें गरीब के लिए काम करने से मिलेंगे, इसलिए हमको गरीब कल्याण के बारे में सोचकर ही काम करना चाहिए। 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 27 जुलाई को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त भेजी गई थी। हालांकि इस बीच कई किसान शिकायत कर रहे हैं कि लाभार्थी सूची में होने के बाद भी उनके खाते में 2000 रुपये की राशि नहीं पहुंची है। सरकार ने ऐसे किसानों को PM किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर फिर से आवेदन स्टेटस की जाँच करने की सलाह दी है। आप PM किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए। नए रेट के मुताबिक नई दिल्ली समेत कई शहरों में अभी भी पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर बना हुआ है। वहीं कुछ ऐसे भी शहर है जहां हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में मामूली बदलाव हो रहा है। इसमें नोएडा, लखनऊ, पटना, जयपुर और प्रयागराज जैसे धाराएं शामिल है। आज ही आपको बता दें कि नोएडा में 1 लीटर पेट्रोल डीजल 96.65 और 89.82 रुपये बिक रहा है।
कानपुर में दिव्यांगों की एक बैठक आयोजन किया। दिव्यांगों ने इस बैठक में सरकार के द्वारा पेंशन न दिए जाने के मुद्दे को उठाया। दिव्यांगों का आरोप है कि विभाग के द्वारा पहले राशन कार्ड की अनिवार्यता को बताया गया, अब दिव्यांगों को पेंशन विभाग के द्वारा रोक लगा दी गई। हजारों दिव्यांगजन कानपुर शहर में पेंशन न आने के कारण परेशान है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने ऐलान किया है कि अगर 7 दिन के अंदर दिव्यांगजनों के खाते में पेंशन नहीं आई तो आंदोलन किया जाएगा। कोयला कंपनियों के लिए जून जुलाई बेहतर रहा, हालांकि अगस्त शुरू होते ही कोयला उत्पादन पर असर दिखने लगा। इस मानसून से पहली बार लगातार हो रही बारिश के कारण कोयला उत्पादन प्रभावित हुआ है। पिछले 3 दिनों में हुई बारिश का असर BCCL के कोयला खदानों को देखने को मिल रहा है। लगभग 30% तक कोयला उत्पादन प्रभावित हुआ है। कई ओपन कास्ट खदान यानी कि खुली खदानों में बारिश से पानी जमा हो गया है। वैसे BCCL की ओर से बताया गया है कि पानी भरने की समस्या ज़्यादा नहीं है। रूसी ड्रोन ने उत्तर अटलांटिक संदिग्ध संगठन के सदस्य देश रोमानिया की सीमा के निकट यूक्रेन के बंदरगाह शहर को बुधवार को निशाना बनाया। इस हमले में बंदरगाह को खास नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे आग लग गई और यूक्रेन से अनाज के निर्यात में इस बंदरगाह की अहम भूमिका है। रूस की तरफ से हमला काला सागर अनाज समझौते के टूटने के बाद किया गया। इसके तहत काला सागर के ओडेसा बंदरगाह में यूक्रेनी के पोतों के विश्व अन्य बाजार तक पहुँच दी है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।